नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उत्तम दवे। मैं एक लाइफ कोच हूँ और रियल पार्टनर्स केस स्टडी में आपका स्वागत है। ये जो केस स्टडी है वो रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। प्रवीण और कविता इनके नाम बदले हुए हैं। प्रवीण को मेरा रेफरेंस किसी चंदन नाम के लड़के ने दिया था, जो मेरे पास पहले कंसल्टेंसी ले चुका था। जब प्रवीण पहली बार उसने मुझे कंसल्ट किया, वो रहता है यूपी में और उसने मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया। और वो एक लड़की को देख रहा था जो यूपी में ही स्थित थी। उसका नाम था कविता। कविता देखने में समझ लीजिए कि सुंदर थी। 100 में से अप्रॉक्सीमेटली हम लोग उसको 60-70 मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि उसने मुझे कविता का फ़ोटो भी दिखाया था। और अरेंज सिचुएशन थी, यानी कि वो कविता को मैंने उसे सिलेक्ट करके बहुत ही जल्द उसे येस या नो बोलना था। और प्रवीण ने मुझे ये भी कहा कि कविता के जो घर वाले हैं वो इंसिस्ट कर रहे थे कि एक ही बार मिलके तुम डिसाइड कर लो कि तुमको ये लड़की पसंद है या नहीं, और तुरंत ही तुम्हारी एंगेजमेंट कर देते हैं। तो प्रवीण ने कहा, सबसे पहले तो उसका सवाल ये था कि क्या एक ही बार मिलने के बाद अगर मुझे लड़की पसंद आई तो मैं हाँ कह दूँ और एंगेजमेंट कर दूँ। तो मैंने उसे पहली ही बार कंसल्टेशन में कहा कि इस तरीके से आप किसी भी लड़की के साथ एंगेजमेंट नहीं कर सकते। कम से कम आपको उसे 4 से 6 बार मिलना पड़ेगा। तो जब उसने ये बात कविता के पेरेंट्स को बताई तो वो बहुत ही शॉक्ड हो गए। कहे कि 4 या 6 बार तो हम लोग नहीं मिलने देंगे, आप 2-3 बार मिलके फैसला कर लीजिए कि आपको एंगेजमेंट करनी है कि नहीं, क्योंकि हमारे समाज में लड़की ऐसे बिना शादी के लड़के के साथ नहीं घूम सकती है। तो मैंने कहा कि कम से कम आप 2-3 बार मिलिए और फिर मुझे बताइए कि क्या पोजीशन है। आप मिले तो मैंने उसे कुछ पॉइंटर्स दिए और उससे पूछा कि ये सारे ऑब्जर्वेशन तुम रखो और फिर तुम मुझे कांटेक्ट करो। तो उसने कुछ दिनों बाद वो कम से कम उसे 3 से 4 बार तो मिला अलग-अलग टाइम पे, और फिर उसने अपने ऑब्जर्वेशंस मुझे बताए। सबसे पहले तो उसने मुझे ये कहा कि क्योंकि वो कविता उसे बहुत ही पसंद आ गई थी, यानी कि उसके फिज़िकल ब्यूटी से वो अट्रैक्ट हो गया था, और उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ भी पूछे बगैर उससे शादी कर लूँ, जिसके लिए मैंने उसे सख्त मना कर दिया। ठीक है? मैंने उसे क्लियरली कहा कि एक लड़की की खूबसूरती तो सेकंड नंबर पे आती है, पहले ये देखना है कि उसके संस्कार कैसे हैं। ठीक है? तो वो चीज़ मैंने उसे एक पॉइंटर में बता दी थी। और दूसरी बात जो उसने मुझे ये बताई कि मुझे लग रहा है कि ये लड़की मेरे लिए परफ़ेक्ट है। क्योंकि प्रवीण खुद भी हाइट बॉडी में अच्छा था, हैंडसम दिखता था। तो उसे लगता था कि फ़ोटोग्राफ में जब वो और कविता साथ-साथ में खड़े होंगे, तो लोग उनकी बहुत तारीफ़ करेंगे। अलग-अलग जगह पे वो अपने फ़ोटो पोस्ट करेंगे तो भी लोग तारीफ़ करेंगे। ये सब सोच के उसे लग रहा था कि उनकी जो पेयरिंग है, यानी कि परफ़ेक्ट लड़की उसे लग रही थी। यहाँ पे भी मुझे उसे करेक्ट करना पड़ा कि लाइफ़ में कोई परफ़ेक्ट पार्टनर नहीं होता है, सिर्फ़ राइट पार्टनर होता है और रियल पार्टनर होता है। तो ये दोनों बातें मुझे उसे बतानी पड़ी, और फिर मैंने उसके ऑब्ज़र्वेशंस लिए। मैंने उसे कुछ बातें ऑब्ज़र्व करने के लिए कही थी, तो वो बातों का उसने मुझे जवाब दिया। अब पहला बात मैंने उसे ये कही थी कि कई बार वो जो लड़की होती थी, जब वो उसे मिलने की कोशिश करता था, तो लड़की कहती थी कि मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो जब उसे पूछा गया कि किस बात को लेके भई आप बिज़ी हैं, क्योंकि उसकी पढ़ाई तो ख़त्म हो चुकी थी, तो वो ठीक से उसका जवाब नहीं दे पाती थी। तो ये एक पहला रेड फ्लैग मैंने प्रवीण को कहा कि अगर वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है कि वो क्यों बिज़ी है, यानी कि कुछ न कुछ आपको रेड फ्लैग यहाँ पे है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। सेकंड चीज़ जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नज़र आई कि वो कोई-कोई पर्टिकुलर टाइम पे वो लड़की गायब हो जाती थी, और जब प्रवीण उसे पूछता था कि तुम कहाँ गई हो, क्या कर रही हो, किससे मिल रही हो, तो वो कोई भी जवाब नहीं देती थी। तो ये एक सेकंड बड़ा पॉइंटर था जो मैंने प्रवीण को पॉइंट आउट किया कि अगर वो गायब हो जा रही है और तुम्हें भी नहीं बता रही है कि वो कहाँ गई है, तो ये मामला कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और तीसरी एक चीज़ जो मुझे प्रवीण ने बताई थी कि पहले जब उसे प्रवीण कहता था कि चलो भई रविवार को हम लोग सुबह 11 बजे मिलेंगे, तो पहले तो वो हाँ बोल देती थी। लेकिन लास्ट मिनट पे समझ लो कि 11 बजे मिलना है तो साढ़े 10 बजे वो मैसेज कर देती थी कि मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ काम है, और वो लास्ट मिनट पे कैंसल कर देती थी प्लान। अब ये 3 चीज़ जब पॉइंटर्स मुझे समझ आए,
तो मैंने उससे कहा कि ये तो एक डेफ़िनेटली वार्निंग साइन है कि कुछ न कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। और जब भी प्रवीण उसे पूछता था इन सवालों के बारे में, तो ठीक-ठीक उसे सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता था। और एक चीज़ जो मुझे प्रवीण ने बताई कि वो जो लड़की थी, वो हमेशा बात करते वक़्ते उसका जो चिन था, उसे बहुत ही रब करती थी। अब आपको दोस्तों पता है कि चिन रबिंग का महत्व क्या होता है? इसका मतलब ये है कि लड़की के माइंड में कुछ ऐसी बातें हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही है। ये सबकॉन्शियसली उसकी निशानी है कि लड़की के माइंड में कुछ चल रहा है, लेकिन वो किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर पा रही है, बहुत ही पर्सनल बातें हैं। अब इसके बाद फिर उसने कहा कि 3 बार तो मुलाकात हो गई, अब लड़की के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अगर लड़की पसंद है, तो उससे फटाफट एंगेजमेंट कर लो और फटाफट हम लोग शादी की डेट कैंसल आई एम सॉरी शादी की डेट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। मैंने प्रवीण को क्लियरली कहा कि ये जो लक्षण तुम बता रहे हो और ये बॉडी लैंग्वेज जो ये लड़की डिस्प्ले कर रही थी, इससे साफ समझ आ रहा है कि कुछ न कुछ तो बहुत गड़बड़ है, एंगेजमेंट अभी आपको करनी नहीं है। मेरी बात उसे अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो लड़की से बहुत ही आकर्षित हो गया था। लेकिन क्योंकि उसको एक चंदन नाम के एक लड़के ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफ़रेंस दिया था और चंदन की एक अपनी केस स्टडी है जो मैं फिर किसी दिन आपको बताऊँगा। उसे इस बात को तो भरोसा था कि डॉक्टर दवे जो भी गाइडेंस देंगे वो गलत नहीं होगा और अंत में उसकी ही भलाई में होगा। तो दिल पर पत्थर रख के प्रवीण ने उस लड़की को मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। लड़की के पेरेंट्स ने ये कहा कि भई कुंडली मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा कि नहीं मुझे ये लड़की से एंगेजमेंट नहीं करनी है। और 3 महीने बाद प्रवीण को पता चला कि वो लड़की किसी के साथ भाग गई है। और उसने मुझे इतना थैंक यू कहा कि मैं कुछ आपको ये बयान नहीं कर सकता हूँ कि किस तरीके से उसने मुझे थैंक यू कहा। और मुझे ये भी कहा कि फ्यूचर में कोई भी लड़की के साथ शादी करने से पहले वो मेरा गाइडेंस लेना ज़रूरी मानता है और लेता रहेगा। तो ये थी दोस्तों प्रवीण और कविता की केस स्टडी। तो इसमें आपको ये बातों का ध्यान रखना है कि किस तरीके से आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि और ये भी कौन से राज्य की बात है, ये यूपी की बात है, जहाँ पे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस यूपी में से आ रहे हैं कि जहाँ पे लड़की के बॉयफ्रेंड्स होते हैं और लड़कियाँ शादी तो कर लेती है जैसे-तैसे, लेकिन फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर अपने पति का खून करवा देती है। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। लड़की को क्या सज़ा होती है, क्या सज़ा नहीं होती है, वो तो बात की बात है, लेकिन अगर पति ज़िंदा ही नहीं रहा, तो ये सब उसे फिर न्याय मिले या अन्याय मिले, तो क्या उसका मतलब है? ठीक है? इसलिए यहाँ पे तो प्रवीण तो उस लड़की के जाल से बच गया। तो ठीक उसी तरह मैं भी चाहूँगा कि आप लोगों को भी कुछ ऐसी बातें पता होनी चाहिए जिससे आप ऐसे जो लड़कियाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स में ऑलरेडी है और होने वाले लड़के को बेवकूफ़ बना रही है, तो उसके ट्रैप में आप ना फँसें। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप किसी भी दिन मंडे टू सैटरडे के बीच शाम को 4 से 9 और कॉन्टैक्ट नंबर है 9920655464 इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मुंबई में हैं, तो आप पर्सनली आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुंबई के बाहर हैं, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। नमस्कार।